हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सानवी ब्लॉग्स में। तो आप सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शिवरात्रि और देखिए मैंने सुबह के टाइम ही माता पार्वती और भोलेनाथ की आज मैंने पूजा कर ली है और जितना भी मेरा श्रृंगार का सामान जो मैं खरीद के लाई थी सब माता रानी को चढ़ा दिया है। और इसके अलावा जो भी बेलपत्र, फूल, धतूरा, भांग जो भी था मैंने महादेव को चढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मैं आज साड़ी पहन के तो मैंने पूजा की थी, मंदिर वगैरह भी गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि साड़ी को 2 मिनट भी रखना मुश्किल था। तो मैंने फटाफट सूट चेंज कर लिया, सूट पहन लिया। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे उन सुहागिन स्त्रियों के बारे में जो अपने पति की लंबी उम्र, उन्नति, तरक्की, हर चीज के बारे में सोचती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला जो पॉइंट वो ये है कि फ्रेंड्स, हमें कभी भी श्रृंगार की वस्तुओं की चोरी नहीं करनी चाहिए। कितनी ही औरतों की आदत होती है कि वो जब भी मार्केट वगैरह जाती हैं या मेले में जाती हैं तो वहां से 2-4 सामान खरीदती हैं तो एक आध पीस चोरी भी कर लेती हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कभी भूल के भी ना करना चाहिए। श्रृंगार की वस्तुओं को दान किया जाता है, किसी को गिफ्ट दिया जाता है। दान वगैरह करने से हमारा जो सुहाग है वो और भी बढ़ता है, ना कि चोरी करने से। फ्रेंड्स, कितनी ही महिलाओं की आदत होती है, हर महिला तो ऐसी नहीं होती लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती भी हैं कि सामान चोरी कर लेती हैं। इसके अलावा किसी रिलेटिव्स का उनको कोई सामान पसंद आए तो वो रख लेती हैं। तो ऐसा आप कभी ना करें। भले आपको पसंद है तो आप उनसे वो मांग लीजिए। फ्रेंड्स, अगर दुकान में भी चोरी करते हैं तो इससे दुकानदार का तो जो घाटा होता है वो होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा घाटा आप लोगों का होता है। श्रृंगार की चीजें दान करने के लिए होती हैं, ना कि चुराने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पति पे कोई कष्ट आए, कोई ग्रह आए। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, अगला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि फ्रेंड्स, कभी भी आपके पति जब घर से जब बाहर जाएं तो आप जस्ट झाड़ू ना लगाएं, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। उनके जाने के कुछ समय बाद ही झाड़ू लगाएं। और इसके अलावा झाड़ू लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर संभव है तो हर कोने से झाड़ू निकालिए, क्योंकि कहते हैं कि जो दरिद्रता रहती है वो कोनों में ही जाके छुप जाती है। इसलिए हर कोने से झाड़ू निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है और झाड़ू को हमेशा छुपा के भी रखना चाहिए। कितनी औरतें होती हैं कि बिल्कुल झाड़ू सामने रख देती हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगला जो मेरा पॉइंट है वो है सिंदूर को लेकर, कि कभी भी हमें सिंदूर को अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि सिंदूर भी नाप जोक के ही मिलता है। आप अपने जीवन में जितना मतलब सिंदूर हिसाब से लगाएं तो आप लंबा सिंदूर लगाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि जितना लंबा सिंदूर होता है उतने पति की आयु भी लंबी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, सुनी सुनाई बातें हैं, किसी की बात सही किसी की बात गलत, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि हम किसी भी चीज को अगर हम हिसाब से यूज करें तो वो लंबा चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर कभी ऐसा भी होता है कि हमसे सिंदूर कभी गिर जाता है, तो कभी भी अगर सिंदूर गिर जाए तो आप उसे पानी से या फिर किसी चीज से मत पोछिए। आप उसे किसी भी कपड़े से पोंछ पाछ के उसको किसी कोने में फेंक दीजिए या फिर कहीं भी, लेकिन ना पानी में कभी भी अपने सिंदूर को नहीं बहाना चाहिए, ऐसा अशुभ माना जाता है। अभी कुछ समय पहले मेरी बेटी ने, मैं मार्केट गई थी तो सिंदूर गिरा दिया था, तो देख के तो बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। तो मैंने जितना उठाना संभव हुआ उतना उठाया और उसके बाद मैंने कपड़े से पोंछ के उस कपड़े को किसी कोने वगैरह में मैंने फेंक दिया। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप जब कभी भी सिंदूर खरीद के लाती हैं तो आप क्या कीजिए कि पहले उस सिंदूर को माता रानी को जरूर चढ़ाइए। माता रानी को सिंदूर, बिंदी, मैं तो कुछ भी चीज लाती हूँ, अगर मेरे को बाई चांस कभी ऐसा होता है कि ध्यान से उतर जाता है, लेकिन आप कुछ भी श्रृंगार का सामान लेके आइए तो पहले माता रानी को चढ़ाने के बाद आप इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेंड्स, और प्रार्थना कीजिए माता रानी से कि हे माता रानी, जिस तरीके से आप शिव जी के लिए या फिर सीता मैया को चढ़ा रही हैं तो राम जी के लिए आप मांग भरती हैं अपना, उसी तरीके से आज मेरे हाथों का दिया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भरिए और फिर फ्रेंड्स उसमें से कुछ निकाल के अपने
अपने डिब्बी में डाल लीजिए, तो वो सिंदूर प्रसाद बन जाता है, जो कि हमारे पति के दीर्घायु के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसी तरीके से आलता, महावर जो भी है आप श्रृंगार का सामान ला रही हैं, माता रानी को चढ़ा के ही अपना इस्तेमाल कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप कभी भी अपने पैरों से बिछिया मत निकालिए। अपनी पहनी हुई बिछिया तो आपको कभी किसी को देनी ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको देनी है तो आप नई बिछिया खरीद के लाइए और फिर उसे दीजिए, क्योंकि बिछिया सुहाग का सबसे गहरा निशानी मानी जाती है, एक सिंदूर और एक बिछिया, जिससे ये पता लगता है कि सुहागन है या नहीं। वरना और जो श्रृंगार है वो तो सब कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, लेकिन सिंदूर और बिछिया ऐसी चीज है जो कि शादी के बाद ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप जब कभी अपने सिर धो के नहाए तो फ्रेंड्स, आप गीले बालों में ही अपना सिंदूर ना टच कीजिए। थोड़ा सा बाल हल्का सा सूख जाए तभी आप सिंदूर अपना लगाइए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत देर हो गई है सिंदूर लगाए हुए, आप जैसे ही नहा के आते हैं टॉवल से बाल लपेट लेते हैं तो बाल थोड़े बहुत सूख ही जाते हैं। तो वैसे बालों में आप जरूर सिंदूर लगाइए, फिर अनाज डालिए मुंह में या कुछ भी मुंह जूठा कीजिए या फिर कहीं घूमने फिरने जाइए, लेकिन सिर धोने के बाद अपने सिर बालों में सिंदूर जरूर लगाए फ्रेंड्स। और इसके अलावा आप जब कभी भी कंघी करें, मांग निकाल के कंघी करें, तो आप सिंदूर को जरूर टच कीजिए। ये नहीं कि मतलब अगर हल्का फुल्का कहीं आना जाना है तो थोड़ी बहुत कंघी कर ली, उसके लिए नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे से बाल संवार के कभी भी बाल अपनी कंघी कर रही हैं तो अब बिना सिंदूर के ना रहिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हाथों की चूड़ियां, ये सब अपने, जैसे कि आजकल का फैशन चल रहा है चूड़ी ना पहनने का, एक घड़ी पहन ली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम एक कंगन वगैरह भी आप जरूर पहनिए। तो और फ्रेंड्स, कितनी औरतें होती हैं कि पीरियड्स के बाल होते हैं तो किसी भी दिन धो लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने पीरियड्स के बाल आप किसी भी दिन धो लीजिए। तो उसके लिए भी कुछ बनाया गया है, मतलब संडे हो या ट्यूसडे हो या वीरवार के दिन, इन दिनों में आप धोइए। वरना जो पीरियड्स में बाल सोमवार या शुक्रवार के दिन धो लेता है तो उसको बहुत ही पाप लगता है, ऐसा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप शनिवार को, वीरवार को, जहां तक बुधवार को हो सके तो आप सिर ना धोए तो बहुत अच्छा है इसके लिए। और फ्रेंड्स, कितनी महिलाएं होती हैं कि पीरियड्स के टाइम भी श्रृंगार करती हैं, तो पीरियड्स के टाइम जहां तक आप संभव हो तो श्रृंगार ना ही कीजिए। हाँ, कहीं आना जाना हो तो उसकी अलग बात है, तो तब हमें करना ही पड़ता है, मजबूरी होती है, लेकिन अगर संभव है तो आप ना ही कीजिए तो बढ़िया रहता है। पीरियड्स के टाइम में अपना श्रृंगार का सामान अशुद्ध हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आटा मेरा थोड़ा सा बच गया था तो इसमें मैंने उंगली के छापा लगा के अपना आटा रख दिया है। अगर आटे को बिना उंगली के छापे आप रखते हैं तो पिंडी के समान हो जाते हैं, इसलिए कभी भी आटा बच जाए तो आप जरूर उसमें छापा लगा के रखिए, इससे अन्नपूर्णा माता का वास हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हम पत्नियों का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि हमारे पति की दिन रात उन्नति हो, व्यापार में वृद्धि हो, इसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या करना है, आइए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक पत्नी का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने घर को किस तरीके से चला रही है, किस तरीके से खर्चा कर रही है, कौन से नियम धर्म अपना रही है, किस फ्रेंड, किस रिश्तेदार को क्या देना है, क्या नहीं देना है। फ्रेंड्स, इस सब के बारे में एक पत्नी को पता होता है, अपने बच्चों की जरूरतों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप शुरू से ही अपने घर को बहुत ही किफायत से चलाएंगे, इंतजाम से चलाएंगे तो आपका पूरा महीना आराम से निकल जाएगा। अदरवाइज आपने एक महीने के लिए कुछ सामान खरीदा और उसका आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो वो पहले ही खर्चा हो जाता है, और जब पहले ही सब खर्चा हो जाएगा तो लास्ट में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपको किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें जो होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि देखिए, सामान कुछ भी खरीदिए तो बहुत अमीर बनके, बहुत धनी बनके खरीदिए, लेकिन जब उसको खर्चा करने का नंबर आए तो आप बहुत गरीब बनके खर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि आप अपना घर जितना इंतजाम से चलाएंगी उतना ही घर में बरकत आएगी, सुख समृद्धि आएगी। वरना अगर घर में कोई एकमत नहीं है, कोई कुछ खर्चा कर रहा है, कोई कुछ खर्चा कर रहा है, जिससे हमें कर्जा लेना पड़े, तो फ्रेंड्स, ऐसे खर्चे का क्या फायदा, ऐसी साड़ी कपड़ों का क्या फायदा जो हमारे पति को कर्जे में डाल दे। तो आप बहुत सोच समझ के हिसाब से खर्चा कीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, एक सर्वगुण संपन्न महिला की ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो अपने घर को जितने से कम में कम के खर्च में
चला ले। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों का जिक्र आपसे करना था। ये सारी बातें मैंने आपके प्रवचन के आधार पर बताई। एक सर्वगुण संपन्न नारी की क्या पहचान होती है, किस तरीके से अपने घर को चला रही है, जिससे घर में बरकत आए, सुख समृद्धि आए, अपने पति की दीर्घायु के लिए आप कौन कौन से कार्य करें ना करें। फ्रेंड्स, इन सब बातें ये सब बातें आपको बताना जरूरी था। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मेरा ब्लॉग तो जो यहीं तक का था, और अब मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, जाते जाते आज शिवरात्रि का दिन था, तो आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई।